हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड क्लास ऑफ ज्योग्राफी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, फिर उसमें से हमारा सोलर सिस्टम कैसे निकला और धीरे धीरे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स कैसे बने और कुछ प्लैनेट्स की हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी। अगर वो नहीं देखा तो आप पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके आई होप कि आपने वो वापस किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ा होगा, जैसे ल्यूसेंट से उसके जो फैक्ट्स मैंने छोड़ दिए प्लैनेट्स के वो आपने देखे होंगे और सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किए हैं। तो वो नहीं किए तो ये चीज़ें कर लेना, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं होते ये टॉपिक्स और वीडियोस, छोटे छोटे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप ये करें और इससे रिलेटेड 15 से 20 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो आप साथ साथ में करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। सिमिलरली रोटेशन और रिवोल्यूशन देखेंगे, हम अर्थ का देखेंगे, मून का देखेंगे, और जो आपके एक्लिप्सेस है वो किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अर्थ है। अभी अर्थ यहाँ स्फीयर बना रखा है, बट एक्चुअली ये स्फीयर नहीं है, ये जियोइड शेप है। अगर एग्जैक्ट कोई पूछे तो जियोइड है, नहीं तो इसको एप्सिलॉइड भी बोल देता है। कि ये थोड़ा इलिप्स टाइप का है। इट इज़ नॉट अ सर्कल, ये थोड़ा यूं है हमारा अर्थ। और वो भी पूरा एक स्मूथ सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़, कहीं से बड़ा कहीं से थोड़ा छोटा, इस टाइप का, इसलिए इसको जियोइड बोलते हैं। जो जियोइड वर्ड है वो अर्थ के शेप को ही डिस्क्राइब करने के लिए कॉइन किया गया है। तो ये हमारा जो, पर हम ज्योग्राफी में फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग इसको एक स्फीयर ही मानते हैं और उसी हिसाब से इसके साथ डील करते हैं। तब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अर्थ है बेसिकली। तो अर्थ को हम पहले देखते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, मतलब जो आप अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे तो वो आपके लैटिट्यूड्स हो गए, और आप वर्टिकली डिवाइड करोगे तो आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो पहले हम लैटिट्यूड्स देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो ये आपका अर्थ है। अब इसको क्या किया गया कि ऐसे बहुत सी लाइंस में हमने डिवाइड किया, अलग अलग लाइन से। ऐसे ही यहाँ तो जो सेंटर में बिल्कुल इसको दो भागों में डिवाइड करती है, यहाँ देखें तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। एक सेकेंड, इसको ऑफ करता हूँ मैं। और इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री, और इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और ये आपका जाता है 90 डिग्री तक। तो 90 लाइन है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सिमिलरली 90 लाइन है आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जो यहाँ सबसे ऊपर है इसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलता है, और इसको बोलता है 90 डिग्री साउथ। पहले हम लैटिट्यूड्स और इससे रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये समझ लेते हैं, फिर हम लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे। तो हमने इसमें देख लिया कि ये जो हमारी सेंटर में है 0 डिग्री, इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। जो सबसे ऊपर है इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल, और जो सबसे नीचे इसको हम बोल देते हैं साउथ पोल। अब देखो आप, तो इनमें जो इनकी लेंथ है वो सबकी सिमिलर नहीं है। जो इक्वेटर है वो आपकी सबसे लंबी लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, क्योंकि अर्थ को बिल्कुल सेंटर में से अर्थ के चारों ओर है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ का जो रेडियस है वो यहीं सबसे ज़्यादा है, या इसी सर्कल का रेडियस सबसे ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो जो इक्वेटर वो सबसे लंबा है, और जो आपके पोल्स है वो सबसे शॉर्टेस्ट है लैटिट्यूड्स में। जो अर्थ का आपका रेडियस है वो रफली है 6371 किलोमीटर। ये अर्थ का हमारा रेडियस है। अब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो ये 23 डिग्री, जैसे यहाँ 1 डिग्री लैटिट्यूड है, 2 डिग्री है, इस तरह से एक लैटिट्यूड है 23 और 24 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सिमिलरली यही 23 डिग्री 23.4 डिग्री साउथ में आपकी लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
अब ये लाइंस किस लिए, लाइंस क्या बताती है? ये लाइंस ये बताती है कि अगर सन आपका चमक रहा है ना, तो उसकी अभी हम अगले नेक्स्ट उसमें देखेंगे, जो डायरेक्ट रेज है वो इससे लेके इसके बीच तक ही डायरेक्ट रेज पहुंचती है। इसके बाद ठीक है आपकी इनडायरेक्ट रेज पहुंचेगी, मतलब जो सन के सेंटर से सीधी रेज है वो यहाँ जा रही है, फिर आपकी बाकी स्कैटर होते होते पहुंचेगी। बट जो डायरेक्ट रेज है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में ही आपकी घूमती है। अभी हम आगे जब देखेंगे कि अर्थ कैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो हमारी 23.5 डिग्री वो टिल्टेड है, वो भी हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। बट ये यहाँ मैं ये बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये लाइन अगर खींची गई तो ये इस वजह से खींची गई कि ये दो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ आपकी सन की रेस डायरेक्ट पहुँचती है। सिमिलरली आपकी जो ये दोनों आर्कटिक सर्किल और एंटार्कटिक सर्किल है, ये 66.5 डिग्री है। ये आपके दो ऐसी पॉइंट्स है जहाँ आपकी इनडायरेक्ट भी पूरे साल सन की रेस जाती है। इसके बाद जो ऊपर, जैसे आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल में 6 महीने सर्दी, 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है। इसी तरह साउथ पोल में 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है। तो हम देखेंगे कि कैसे होता है। बट यहाँ आपके हमेशा हर दिन आपकी दिन और रात होती है इस लाइन तक। तो तब हमने आर्कटिक सर्किल और एंटार्कटिक सर्किल बनाया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 4-5 लैटिट्यूड से इक्वेटर हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल और एंटार्कटिक सर्किल। और यहाँ हम देख लेते हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में भी जो रीजन है इसको भी हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में और इन दोनों लाइंस के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और यहाँ के दो रीजन है लास्ट के, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल और साउथ पोल और एंटार्कटिक सर्किल के बीच का, इनको बोलते हैं हम फ्रीजेड जोन। तो ये आपके 3 जोन्स है। ये 3 जोन्स आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और सिमिलरली ये 3 जोन्स आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। अब लैटिट्यूड्स को लेके कुछ एक आध फैक्ट और देख लेते हैं। ये साउथ पोल, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेटर, कि जो आपका एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखो जैसे आपका ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, एक सेकंड इसको रब कर रहा हूँ, और यहाँ आप इसमें 1 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन बनाओगे तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू है 111 किलोमीटर। तो ये आपने देख लिया कि आपके दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी होती है 111 किलोमीटर और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये आपके लैटिट्यूड्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हो गए। और जो हमारी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो उस रोटेशन में कितना टाइम लगता है, तो ये आपका 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपके जैसे मतलब एक दिन में आप देखोगे तो अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा रोटेट कर लेती है। अभी यूजुअली इसको 24 आवर्स मानता है बट ये थोड़ा सा कम है। ये क्या होता है कि हर दिन का इकट्ठा होते होते आपका 4 साल में जो लीप ईयर होता है वो इसी वजह से होता है कि एक आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिन दिया जाता है। सॉरी, जो लीप ईयर है वो आपका रिवॉल्यूशन की वजह से होगा कि रिवॉल्यूशन में आपका जो नॉर्मली आप देखोगे तो 365 डेज में आपका रिवॉल्यूशन माना जाता है क्योंकि एक साल आपका 365 डेज में होता है। बट उस 365 डेज और 6 आवर समथिंग होता है, तो ऐसे करके आपके 4 साल में ये 6 घंटे मिला के 24 घंटे और हो जाता है और उस वजह से आपका लीप ईयर होता है। जो रोटेशन को लेके है वो ये है कि आपका करीब 4 मिनट का लैग है 24 घंटे में से। तो ये आप देखोगे कि ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ आप देखोगे तो ये जो 4 मिनट का आपको टाइम लैग है, तो ये 2 तरह के इसमें हमारे डे होते हैं, सोलर डे और साइड रियल डे। तो जो साइड रियल डे है
वो आपका ये 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड का वो है। साइड रियल डे क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर एक पॉइंट को वापस हम सिर्फ रोटेट माना है, हम रिवॉल्यूशन को नहीं मानते हैं, तो उस चीज़ में उतना टाइम लगता है। बट अगर हम रिवॉल्यूशन देखें तो ये एक दिन में अर्थ हमारी इस पोजीशन से, अगर ये बीच में सन है तो अर्थ हमारी यहाँ है, तो ये एक दिन में थोड़ी सी आगे खिसकी होगी ना। तो जो सोलर डे होता है वो हमारा होता है कि उस पोजीशन पे ही वापस सन कितनी देर में उग रहा है, तो आपके रफली 24 घंटे पूरे उसमें हो जाता है। रफली क्या मतलब 24 घंटे उसमें लगता है। तो ये जो 4 मिनट का टाइम लैग है ये आपको साइड रियल डे और सोलर डे के बीच में देखने को मिलेगा। तो कभी ये क्वेश्चन आया कि साइड रियल डे क्या होता है या सोलर डे क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 मिनट आपके यहाँ जाता है। और अर्थ में जो रिवॉल्यूशन में ये 6 घंटे ज़्यादा है वो आपको लीप ईयर में देखने को मिलता है। तो ये हमने रोटेशन के बारे में थोड़ा फैक्ट्स देख लिए, और लैटिट्यूड्स हमने देख लिया कि एक से दूसरे के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं कुछ लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ बनाता हूँ मैं, ये हमारा वापस अर्थ है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो ऊपर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में जाता है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट है साउथ पोल में, इस तरह से आपके लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कम है, धीरे धीरे ये इक्वेटर के पास आएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाएगा। फिर वापस इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगेगा, और जब ये साउथ पोल पे जाके एक ही पॉइंट में मिलेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस वापस ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जो हमने देखा था लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस तो 111 किलोमीटर कांस्टेंट है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स याद करने का इजी ये होता है कि जो लेटे हुए हैं वो लैटिट्यूड है और जो लंबे हैं वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हो गए। अब लॉन्गिट्यूड्स में देख लेते हैं कि कितना हमारे लॉन्गिट्यूड्स है। तो लॉन्गिट्यूड्स है 360 हमारे लॉन्गिट्यूड्स होता है। आप अर्थ को ऐसे बीच में से काटो तो एक सर्किल मिलेगा आपको, और सर्किल में आपके 360 डिग्री होता है, तो हर एक डिग्री का एक लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या चीज़ डिसाइड करने में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। लॉन्गिट्यूड्स हमारा टाइम डिसाइड करता है कि जो सन की रेज अगर यहाँ है तो वो 4 मिनट उसको लगते हैं इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड पे आने में। तो जैसे हमने लैटिट्यूड में याद किया है उनके बीच का डिस्टेंस 111 है, यहाँ हम डिस्टेंस याद नहीं करेंगे, यहाँ हम टाइम डिफरेंस याद करेंगे कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है। तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आपका 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो आपकी रोटेट कर रही है, ये सन है वो अपने एक्सिस पे रोटेट, ये लॉन्गिट्यूड अगर यहाँ डायरेक्टली इसको फेस कर रहा है तो ये रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 मिनट बाद उधर जो लॉन्गिट्यूड है ये इसको डायरेक्टली फेस करेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक सेकंड यहाँ एक मैप इंसर्ट कर देता हूँ। ये आपका जैसे वर्ल्ड मैप है, तो इसमें हम यहाँ लॉन्गिट्यूड्स देख सकते हैं। ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो जो 360 डिग्री है उनको हम पूरा ऐसे सेंटर से लेके 360 नहीं लेते, हम 0 डिग्री का ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं। ये 0 डिग्री है तो इसके इधर ये हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, तो हम जाते हैं 180 डिग्री तक ईस्ट में। यहाँ आप देखोगे तो ये 180 डिग्री तक आपके ईस्ट में। सिमिलरली आप जाओगे इधर तो यहाँ आपके ये 150 और यहाँ ये 180 डिग्री आपके वेस्ट में, तो ये 180 प्लस 180 आपके 360 हो गया। अब ये 0 डिग्री हमने कैसे निकाला? लैटिट्यूड में तो इजी था कि जो सेंटर में से कट कर रहा है उसको 0। अब ये तो लॉन्गिट्यूड आप अर्थ को ऊपर से देखो तो कहीं से भी कट कर दो, तो ये 0 डिग्री कैसे हुआ? तो ये 0 डिग्री आया
जहाँ ये सबसे पहले डिस्कवरी हुई यूनाइटेड किंगडम्स में। यहाँ पे एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच, एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ सबसे पहले ये चीज़ें या इस पे स्टडी स्टार्ट हुई। तो इसलिए जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलता है, क्योंकि ये ग्रीनविच से ही पास होती है। अब आपके इसमें एक होमवर्क है जो आपको करना है, आपको ये नोट डाउन करना है कि जो आपका ग्रीनविच लाइन है वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, ठीक है। सिमिलरली इसका एक और नाम है वो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये चीज़ आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये कौन कौन से कंट्रीज से पास आउट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कवरी हुई या यहाँ से इन्होंने ये थ्योरी स्टार्ट की लॉन्गिट्यूड्स की। डिस्कवर तो ये क्या किए, ये तो थ्योरी बनाई है कि हाँ ठीक है ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये कोई रियल लाइन्स नहीं है कि इनको आप डिस्कवर करोगे। तो यहाँ से ये थ्योरी बनी, तो इसलिए ये यहाँ इन्होंने 0 डिग्री ले लिया। और इस तरह आपका ये इधर जाता है 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ईस्ट तक, और सिमिलरली यहाँ आपका वेस्ट में जाएगा 180। अब जो आपका अर्थ है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो आपका सन अगर मान लीजिए सबसे पहले यहाँ आ रहा है या कभी सन यहाँ आ रहा है, तो उसके बाद सन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरह से वो पूरा घूम के वापस 24 घंटे बाद यहाँ आएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है तो हम देखते हैं ना कि सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। तो ये इधर ईस्ट है तो यहाँ से राइज होगा, यहाँ वेस्ट में सेट होगा। इस वजह से जो जापान है उसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सूरज सबसे पहले यहाँ उगता है। अब ये हमने कैसे डिसाइड किया कि सबसे पहले यहाँ उग रहा है, वो तो कहीं भी बोल देना कि यहाँ उग रहा है तो ये सबसे पहले है। अब ये ऐसे डिसाइड होता है कि जो 180 डिग्री वाला आपका ये लॉन्गिट्यूड है, तो आप इसको एक बार ऐसे मतलब फोल्ड करोगे जब स्फीयर फॉर्मेट में, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री ईस्ट हो गया। और यहाँ देखोगे तो आपका जो 180 डिग्री वेस्ट है वो भी यहीं लाई करेगा। तो जो 0 डिग्री के ऑपोजिट ये 180 डिग्री पे लाइन है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन वो है जहाँ से हमारा डेट डिसाइड होती है कि कहाँ क्या डेट होगी। तो अभी इंटरनेशनल डेट लाइन है तो इसके रिगार्डिंग आपको जो चीज़ याद रखनी है, जैसे आपकी जो ग्रीनविच लाइन है या प्राइम मेरिडियन है ये आपका स्ट्रेट लाइन है, बट जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है ये आपकी जिगजैग लाइन है, क्योंकि ये लाइन्स इमेजनरी है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी जिगजैग लाइन क्यों है? मान लीजिए यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी, अभी यहाँ से निकल रही है, तो ये कोई कंट्री है नाइजर। अब इसमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन से आपकी डेट शिफ्ट हो जाती है। इस डेट लाइन के इस साइड आपकी अलग डेट है और इस साइड आपकी अलग डेट है। अब ये कंट्री तो इसमें यहाँ कोई रह रहा है उसके लिए अलग डेट हो गई, यहाँ रह रहा है उसके लिए अलग डेट हो गई। तो इसलिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको इस तरह से बनाया गया है कि एक कंट्री को पूरा ये एक्सक्लूड करते हुए चले कि एक कंट्री में डेट सेम रहे, ठीक है। अब हमने जैसे टाइम जोन्स देखते हैं, हमारे इंडिया में जो लेबोरेटरी है जो टाइम जोन है ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ 82 डिग्री और 30 मिनट्स या 82.5 डिग्री बोल सकते हो। यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है उसको हम कॉमन मानते हैं, क्योंकि इधर जाओगे तो यहाँ हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आएगा। तो आप पूरे देश के लिए अलग अलग घड़ियाँ तो नहीं चला सकते कि इस लॉन्गिट्यूड में जो रह रहे हैं उनके लिए यह इनकी घड़ी 4 मिनट आगे होगी, इनकी घड़ी 4 मिनट पीछे होगी, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते। तो पूरे देश का एक कॉमन टाइम लेने के लिए यहाँ बीच में से जो एवरेज एक लाइन जाती है उसको टाइम जोन माना जाता है। तो जो हमारी लाइन है वो 82 डिग्री और 30 मिनट्स से पास होती है, या इसको 82.5 डिग्री मान सकता है। वहाँ से ये लाइन हमारी पास हो रही है। और ये लाइन यहाँ जो हमारी पॉइंट है वो है मिर्ज़ापुर, जहाँ हमारा टाइम जोन डिसाइड होता है, या ये ऑफिस मान लो ऑफिस है, मिर्ज़ापुर यूपी में है। तो इंडिया के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना है, मिर्ज़ापुर यूपी में 82 डिग्री और 30 मिनट से हमारी लाइन पास होती है,
ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे थे इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन थी ऑपोजिट यहाँ, और वो थी जिगजैग लाइन। तो वो कैसे डिसाइड होती है? अब जैसे आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से इधर जा रहे हो, हर लॉन्गिट्यूड का आप 4 मिनट जोड़ते जाओ। तो जब आप यहाँ 180 डिग्री ईस्ट में पहुँचोगे, तो इधर मान लेते हैं हम ईस्ट में जो है वो टाइम कम करते हैं, क्योंकि सन इधर से आपका राइज हो रहा है और धीरे धीरे इधर जा रहा है, तो इधर आपका टाइम ज़्यादा होगा, इधर आपका टाइम कम होगा। मतलब यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ अगर 12 बजे हैं रात के, तो यहाँ भी यहाँ दोपहर के 12 बजे है। 12 घंटे का इनमें डिफरेंस आ गया ना। 180 इंटू 4/60 करोगे आप तो 12 घंटे हो गए। सिमिलरली यहाँ और 180 डिग्री वेस्ट में भी 12 घंटे का डिफरेंस है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ सेम है, तो मान लीजिए यहाँ रात के 12 बजे है, यहाँ दोपहर के 12 बजे। बट आप इधर जाओगे तो आपका टाइम कम हो रहा है, और इधर जाओगे तो टाइम बढ़ रहा है। मतलब ये वाला, ये जो पोर्शन है यहाँ, अगर हम सिर्फ ईस्ट यहाँ देखें तो यहाँ अगर आपके 12 बज रहे हैं रात के मंडे के, तो यहाँ तो आपके 12 दोपहर के 12 जो बज रहे हैं वो संडे के बज रहा है, एक दिन पहले के। अब ये 12 घंटे बाद आपका यहाँ मूव होगा सूरज, और यहाँ आपका वापस मंडे होगा स्टार्ट। सिमिलरली यहाँ से तो आपका मंडे हो गया, तो यहाँ आपके जो 12 दोपहर के बज रहे हैं वो बज रहे हैं मंडे से एक नेक्स्ट डे ट्यूसडे के, वो आपके संडे के नहीं बज रहे। बट अब जब आप इनको मिलाओगे तो यहाँ आप क्या मानोगे? आप यहाँ ट्यूसडे मानोगे कि संडे मानोगे? तो इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन एक खींची। उस डेट लाइन के एक तरफ वाले हमको अपने आप को संडे मानते हैं, एक तरफ वाले मंडे मानते हैं। तो आप जोड़ के देखोगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ये कोई 400-500 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से अगर यहाँ पे मंडे है तो आपका इस जगह संडे है। वो 24 घंटे का इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि यहाँ ये 12 दोपहर के जो बज रहे हैं वो मंडे के बज रहे हैं, और वही 12 दोनों बज तो सेम ही टाइम पर है, लेकिन ये 12 यहाँ संडे के बज रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत सी जगह देखोगे जो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में कोई अगर कंट्री है तो वहाँ मंडे हो रहा है, और जो ईस्ट में कोई कंट्री है तो वहाँ संडे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ लिया, टाइम जोन का देख लिया क्या टाइम जोन्स होते हैं, कैसे एक दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है, ग्रीनविच लाइन क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, और सिमिलरली आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है जिससे हमारी डेट्स वगैरह डिसाइड होती है। तो ये हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो है रोटेशन और रिवोल्यूशन। पहले हम देखते हैं रोटेशन अर्थ का सन के अराउंड। तो अब स्टार्टिंग में ये जो ऊपर डायग्राम बनाया था इसमें जो है ये स्ट्रेट आपको बता रखा है, बट रियल में हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ हम सर्किल बनाए वापस अर्थ का, तो ऊपर वाले फिगर में तो हमने देखा कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये स्ट्रेट बीच में से लाइन जा रही है, तो जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो यहाँ है, इन दोनों के बीच में यहाँ 23.5 डिग्री का एंगल है। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो इक्वेटर है वो आपका इस ऐसे हो गया इसके परपेंडिकुलर। इसी तरह से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ आ गया, और ये आपका आर्कटिक सर्किल हो गया, ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया। तो ये अपना एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अगर एक्सिस से पूछे तो 23.5 है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर टिल्ट पूछ ले तो ये जो बचा हुआ है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से टिल्ट है, जो आपका हो गया करीब 66.5 डिग्री, 66.5 या 66.6 अप्रॉक्स ये रहता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से पूछे तो ये लगाना है, और एक्सियल प्लेन एक्सिस से पूछा, एक्सियल टिल्ट पूछा है तो आपका हो गया 23.5 डिग्री।
अब यहाँ जब ये टिल्टेड है तो क्या होता है कि दिसंबर में जो सन की रेज है वो आपकी डायरेक्ट, अगर ये सीधा होता है यहीं, इस चीज़ को मैं बनाऊँ, एक और इधर आपको बनाता हूँ, अभी वापस एक सेकंड यहाँ बना देता हूँ मैं। अगर ये आपकी अर्थ ऐसे सीधी होती है और ये जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल सीधा है, तो ये जो आपकी रेज आ रही है ना, ये आपकी इक्वेटर पे स्ट्राइक करती। बट जब ये टिल्टेड है तो ये जो आपकी रे है ये यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे स्ट्राइक करेगी डायरेक्ट। और इसी तरह से जून में आप देखोगे तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करेगी, क्योंकि ये टिल्ट जो है वो एक साइड है, ऐसा नहीं है कि टिल्ट इसका चेंज हो जाएगा। तो ये टिल्ट ऐसे ऐसे जैसे आप देख पा रहे हो इसमें, ये इस तरह से घूमते घूमते यहाँ आया 6 महीने में। तो ये जो लाइट डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ गई। तो हमने ये जो देखा ना ऊपर कि ये लाइन क्यों खींची, ये इसीलिए खींची गई कि यही वो रीजन है जिसके बीच में आपकी डायरेक्ट सन की रेज हिट करती है। तो अब जब दिसंबर 1 में ये डायरेक्ट आपकी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो उसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। वैसे इसको बोलते हैं दिसंबर सॉलिस्टिस, इसका एक्चुअल नाम है। विंटर सॉलिस्टिस अगर आप बोलोगे तो आपको लिखना पड़ेगा विंटर सॉलिस्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सन आपका यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है और इसकी इनडायरेक्ट रेज आपकी यहाँ तक जा रही है। सेम कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इससे करते हैं। यहाँ जो आपकी इनडायरेक्ट रेज है वो करीब करीब आपकी यहाँ तक जा रही है और नीचे जा रही है साउथ पोल। तो इस समय आपका जो साउथ पोल है वो यहाँ से लेके 6 महीने इस पर कंटिन्यू धूप रहेगी, क्योंकि ये घूमेगा अर्थ भले रोटेट कितना भी करे। ये इधर टिल्टेड है तो सन की रेज हमेशा इस पर पड़ेगी, और जो नॉर्थ पोल है उस पर आपकी सन की रेज पहुँच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ 6 महीने आपकी रात रहेगी। तो ये रीज़न है कि ये टिल्ट की वजह से यहाँ 6 महीने रात और यहाँ 6 महीने दिन रहता है। और सिमिलरली जब यहाँ आएगा तो यहाँ आपका 6 महीने दिन रहेगा और यहाँ आपकी 6 महीने रात रहेगी। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि ये इसका जो रेज है वो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पड़ रही है और जो इनडायरेक्ट है वो इस पोर्शन में पड़ रही है, कुछ इस पोर्शन तक जा रही है। तो यहाँ आपका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो गया तो आपकी ठंड है, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो यहाँ गर्मी है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जब ठंड होती है विंटर, एक सेकंड, नदर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर्स होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। तो अगर आप यहाँ विंटर सॉलिस्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर में लिख रहे हो दिसंबर में, तो दिसंबर में समर सॉलिस्टिस इन सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ये डेट होती है 21 दिसंबर, जब ये डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। सिमिलरली इधर आप देखोगे जून 21 में तो ये डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, और ये समर सॉलिस्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, या आप इसको जून सॉलिस्टिस भी बोल सकते हो। और यहाँ बीच में आपके 2 इक्विनॉक्स आते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जब ये यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, या ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में, आपकी रातें लंबी होगी और दिन छोटे होंगे। नाइट्स आपकी लॉन्ग होगी, लॉन्ग, और जो डेज है वो आपके शॉर्ट होंगे। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नाइट्स आपकी लॉन्ग इन नदर्न हेमिस्फीयर। याद रखना ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सदर्न में उल्टा हो जाएगा, सदर्न में आपके डेज लॉन्ग होंगे और नाइट्स आपकी शॉर्ट होगी। और यहाँ आएंगे तो वापस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा टाइम सूरज रह रहा है। तो ये धीरे धीरे आपके जो डेज है वो हो गए आपके लॉन्ग, और जो नाइट्स है वो आपकी हो गई शॉर्ट। अब बीच में मार्च और ऑटम जो आपका होता है सितंबर 23, इसमें होता है ये जो लाइट है डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ रही है, ये ऊपर या नीचे नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी, फिर धीरे धीरे ये घुमा तो ये ऊपर आते 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 इस टाइम पे ये डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है। तो इस समय आपके नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में जो डेज है इस दिन पर्टिकुलर 21 मार्च को, जो डे और नाइट है वो इक्वल टाइम का होता है। 21 जून को आपका नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और 21 दिसंबर को आपकी सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इसी तरह सितंबर 23 में आपके दिन और रात बराबर होता है।
तो जो मार्च वाला है उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और जो सितंबर वाला है उसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। तो इसमें हमने ये बेसिकली समझ लिया कि अर्थ जो हमारी रेज है वो डायरेक्ट किस तरह से हिट कर रही है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यहाँ इक्वेटर को, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और ये किस तरह से हमारे मौसम को प्रभावित करता है, कैसे हमारी गर्मी और सर्दी, मौसम सारे मौसम नहीं बट गर्मी और सर्दी हमारी कैसे होती है, ये हमने इस चीज़ से देख लिया। और ये सब किस वजह से हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी अर्थ के जो एक्सिस है वो सीधा ना होकर 23 डिग्री टिल्टेड है। यही ये सीधा होता तो हमेशा जो सन की डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे पड़ती और हमेशा एक जगह पर समान सा मौसम रहता, समान सी गर्मी, समान सी सर्दी, या समान दिन और रात का जो लंबाई है वो समान रहती। जैसे ऊपर है तो हो सकता है वहाँ दिन ज़्यादा छोटे और रात लंबी हो, बट वो सेम रहता, वो चेंज नहीं होता। तो ये इस वजह से हमारा टिल्ट है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है, विंटर सॉलिस्टिस हो रहा है, समर सॉलिस्टिस हो रहा है। तो ये तो हमने देख लिया अर्थ का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड। अब हम देख लेते हैं कि जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है। तो सन की तो खुद की लाइट है, मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं है, मून चमकता है सन की लाइट से। तो इसी वजह से हमारा जो है फुल मून, हाफ मून, न्यू मून वगैरह होता है। तो यहाँ हम बना के देख लेते हैं। ये हमारा अर्थ है मान लो। अब मून का एक पोजीशन यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, एक सेकेंड, यहाँ, 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 ये सब मून के अलग अलग पोजीशंस है। ये पूरे सर्किल नहीं बन रहे बट आप समझ गए। और ये हमारा यहाँ मान लीजिए, यहाँ हमारा सन है। तो अब जब मून हमारा इस पोजीशन में है, अब पहले हम मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ लेते हैं। हमने जैसे देखा कि अर्थ का रोटेशन होता है 24 घंटे में और रिवॉल्यूशन होता है 365 डेज़ में, बट मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, 27 डेज़। 27 दिन में ही मून अपना रोटेशन भी अपनी एक्सिस पर कंप्लीट करता है और अर्थ के अराउंड अपना रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करता है। अब इस चीज़ से क्या हो गया, इस चीज़ से ये है कि जैसे हम अर्थ पे कोई यहाँ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ अर्थ पे खड़ा है, तो उसको मून का ये फेस दिख रहा है। अब यही कोई सन पे खड़ा है, उसको अर्थ का ये फेस दिख रहा है, तो उसके लिए हमेशा अर्थ का फेस चेंज होता रहेगा क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। अब वो रोटेट 24 घंटे में हो रही है और रिवॉल्व में टाइम लग रहा है, तो रोटेशन जब फास्ट हो रहा है तो कंप्लीट रोटेशन आप सन से अर्थ का ऑब्जर्व कर सकते हो। बट जब यहाँ ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है, तो क्या हुआ कि ये मान लीजिए 27 दिन है, तो 27 का 1/4 करीब 7 दिन में ये जब यहाँ आया, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आपका रोटेट होके, मान लीजिए ये यहीं आपका मून पड़ा है और 7 दिन में ये रोटेट होता, तो ये 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ जाता, ठीक है। बट ये 7 दिन में रिवॉल्व होके यहाँ भी तो आ गया, तो ये पॉइंट जब रोटेट होके यहाँ आया तो इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज होके यहाँ आ गई। समझ रहे हो आप, ये यहाँ पॉइंट है और ये यहाँ पॉइंट है, तो ये अर्थ का को हमेशा ये पॉइंट था, यही आपका घूम के वापस यहाँ सामने आ गया, और सिमिलरली यही घूम के यहाँ सामने आएगा, यही घूम के यहाँ सामने आएगा। तो ये दोनों टाइम पीरियड सेम होने की वजह से क्या हुआ कि हमको हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है, वन फेस, या यूँ बोलूँ कि हम आधा ही मून देख पाते हैं, आधा मून हम कभी देख ही नहीं पाते। तो इसीलिए जो चंद्रयान मिशन था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो जो हमारी सैटेलाइट है उसको लॉन्च करवा रहा था इस फेस पे जो हम देख नहीं सकते। जो ये वाला फेस है, इस पे तो हमारे पहले बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है, दूसरे देशों ने बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, और यहाँ तो इवन कहते हैं ह्यूमंस भी जाके आए, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह था वो मून पे जाके आए, तो वो इस फेस पे जाके आए। लेकिन ये वाला जो फेस है, इस पे आज तक कोई सैटेलाइट नहीं गई थी, और चंद्रयान मिशन यही करने में सक्सेसफुल रहा, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट मिशन है। और इसका रीज़न ये है कि ये फेस हमको दिखता नहीं है, जो फेस हमको दिखता है हम उसको टेलीस्कोप के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो हमको दिख ही नहीं रहा उसको हम कैसे स्टडी करें। तो इसलिए सैटेलाइट भेजी गई थी कि जो इसका फार फेस ऑफ मून है, फार फेस ऑफ मून, उसको स्टडी कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या समझ गए कि हमको हमेशा एक ही फेस दिखता है।
अब यहाँ देखें तो ये हमारा सन है, सन की जो रेज है वो यहाँ मून पे पड़ रही है। तो जो मून का ये वाला आधा पोर्शन है ये तो इल्यूमिनेट हो गया सन की रेज की वजह से, लेकिन ये जो पीछे वाला पोर्शन है इस पर तो सन की रेज पड़ी नहीं, और मून की खुद की तो कोई लाइट है नहीं, मून की खुद की तो कोई लाइट है नहीं, एक सेकेंड, कि हमको मून दिख जाए। ये तो दिखता है कि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अभी पीछे वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, आगे वाले में हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो आगे वाला जो है वो हमको ब्लैक दिखेगा पूरा, और इसको हम बोल देते हैं न्यू मून। इसको हम बोलते हैं न्यू मून, या हिंदी में इसको बोलते हैं अमावस, क्योंकि यहाँ हमको कुछ दिख ही नहीं रहा तो पूरा अंधेरा दिखेगा। और सिमिलरली जब इस पोजीशन में आया तो ये जो सन की लाइट है, एक सेकेंड, इसको बोल दिया हमने न्यू मून, और यहाँ जो आपकी सन की लाइट है वो डायरेक्ट इस फेस पे पड़ रही है पूरी। ये बीच में मैं डॉटेड बना रहा हूँ ताकि अर्थ और ये नहीं हो, बट ये इस वाले फेस पे डायरेक्ट, यहाँ से आप देखोगे तो सामने से लाइट यहाँ आके टकरा रही है, और ये फेस हमको पूरा दिख रहा है, तो उस समय हमको लगता है कि चांद पूरा निकला हुआ है। ठीक है, इससे बनाते हैं, ये आधा जो फेस है ये हमको कंप्लीट दिख रहा है यहाँ से, यहाँ को इस अर्थ पे खड़ा है तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो इतनी ही है मून को लेके, तो इसको हम बोल देते हैं फुल मून। और सिमिलरली यहाँ बीच में जो जैसे ये है, तो इस समय क्या हुआ कि जो सन की रेज है वो इनडायरेक्ट पड़ रही है, अर्थ पे कोई खड़ा है तो उसको तो इतना पोर्शन दिख रहा है, ये इस कलर से हम बना देते हैं, ये जो अर्थ से हमको पोर्शन दिख रहा है, और ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ ये है जहाँ इसकी सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी, ये इस वाले पोर्शन पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी, तो ये वाला पोर्शन है जो इल्यूमिनेट हो रहा है और हमको दिख भी रहा है, तो ये हमको ना फुल मून दिखता है ना न्यू मून बिल्कुल। तो यहाँ बीच में इसके मून के जैसे जैसे मून बढ़ता है तो वैसे वैसे धीरे धीरे हमको फेस दिखने लगता है। जब ये यहाँ सेंटर में आ गया तो यहाँ हमको करीब आधा मून दिखने लगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा, यहाँ पे ये फुल मून होगा, फिर वापस कम होना स्टार्ट होगा, और जब ये वापस यहाँ मून घूम के पहुँचेगा तो इसको हम न्यू मून बोल देंगे, वापस अमावस हो जाएगी, इस फेस पे लाइट पड़ेगी। तो ये हो गया आपका न्यू मून और फुल मून का कॉन्सेप्ट, और मून आपका किस तरह से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अपना एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। अब इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है, इस वजह से हमको एक ही फेस दिखता है। और फुल मून न्यू मून ये कैसे होता है ये हमने देख लिया है इसमें। इसके अलावा और कोई आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब एक लास्ट जो छोटी सी चीज़ है वो हम देख लेते हैं, इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स आपके मेजरली 4 तरीके के होता है। एक होता है आपका एन्यूलर, एक हो गया आपका पार्शियल, एक हो गया सोलर, एक हो गया ल्यूनर। ये सोलर को टोटल, सॉरी, अब ये जो आपके 3 तरह के इक्लिप्स है ये होता है आपके सोलर इक्लिप्स, और ये है तो ये तो नाम में ही है ल्यूनर। तो जो सोलर इक्लिप्स होता है वो तब क्रिएट होता है, कॉज में लिखता हूँ मैं, जब जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए। और जो ल्यूनर एक्लिप्स है वो तब होता है जब आपकी जो अर्थ है वो आपकी सन एंड मून के बीच में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ आप बोलोगे कि जैसे ये न्यू मून है तो ये तो मून इसके बीच में ही आया हुआ है तो ये इक्लिप्स होना चाहिए। नहीं, ये रात को जब हो रहा है ना तब ये इक्लिप्स नहीं है। सोलर इक्लिप्स हमेशा आपका दिन में होगा,
तो जब आपका मून दिन में सन और अर्थ के बीच में आएगा कभी, तो उस समय आपके सोलर इक्लिप्स होता है। तो अब सोलर में हम ये तीनों में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल क्या होता है। टोटल इक्लिप्स, टोटल इक्लिप्स होता है कि मून आपका बीच में आ गया और उसने पूरे सूरज को ढक दिया और पूरा अंधेरा छा गया, तो उसको बोल देते हैं टोटल। पार्शियल होता है आपका कि आधे सन को आपके मून ने कवर कर लिया, तो आधा ही सन दिख रहा है, आधा आपका कवर हो गया, तो उसको बोल दिया पार्शियल। या आपका सन है या बीच में इतना मून आ गया, यहाँ अर्थ से दिख रहे हो तो आपको सन का ये पोर्शन नहीं दिख रहा। तीसरा हो गया एन्यूलर। एन्यूलर ये होता है कि आपका ये सन है, मान लीजिए इस कलर से बनाता हूँ ये सन, और मून इसके बीच में आ गया। आपको बीच का पोर्शन तो नहीं दिख रहा, बट जो आपको इसके साइड्स है वो थोड़े थोड़े इल्यूमिनेट होते हुए दिख रहा है। आप इसके गूगल पे फ़ोटो सर्च करना तो आपको एक साइड यहाँ ढंग से बनाता हूँ, एक काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा। ये ऑरेंज जो है इसको आप मान सकते हो कि ये आपका इल्यूमिनेशन है, और ये बीच में ये आपका मून आ गया, ये मून आ गया। तो ये बीच वाला पोर्शन तो आपको नहीं दिख रहा, बीच वाला तो कम्प्लीटली ब्लैक है, ये तो ब्लैक है, लेकिन बाहर बाहर आपको ये इल्यूमिनेशन दिख रहा है, तो उसको बोलता है एन्यूलर। अगर पूरा ये बाहर का भी आपको ये रिंग टाइप की भी ना दिखे तो उसको वो हो जाएगा फिर आपका टोटल इक्लिप्स। समझ रहे हो? अगर बाहर की रिंग भी ना दिखे तो वो तो हो गया आपका टोटल इक्लिप्स, लेकिन बाहर की रिंग दिख रही है तो वो हो गया एन्यूलर। और पार्शियल लेके आधा आता है तो आधा तो आपको सन दिखेगा ही, और आधे के बीच में मून आ गया, तो ये तीन हो गए। अब देख लेते हैं ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो जो आपका ल्यूनर इक्लिप्स है उसमें आपका जो अर्थ है वो ये सन और मून के बीच में आ गई। अब ल्यूनर इक्लिप्स आपका रात को ही होगा, तो उस वजह से जो सन की लाइट है वो मून पे नहीं पड़ रही, और जब कभी फुल मून होना चाहिए था तो फुल मून आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि सन की लाइट तो इस पर नहीं पड़ रही बीच में, क्योंकि बीच में अर्थ आ गई। ठीक है, यूजुअली आप बोलोगे फिर ये तो हर बार होना चाहिए, तो हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार जैसे आपका सन रोटेट, आपका मून कहीं यहाँ पे है तो यहाँ से आपकी लाइट यहाँ इजीली रीच हो जाती है, बट किसी पर्टिकुलर टाइम ऐसा केस बनता है कि अर्थ और इसके बीच में आ जाता है, या सन आपका जैसे थोड़ा नीचे है, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक ही एक्सिस में एकदम एक दूसरे के पैरेलल ही रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो मूव करता है। तो इस समय जब मून फुल मून होना चाहिए था आपको फुल मून नहीं दिखेगा, हो सकता है आपको आधा मून दिखे, या हो सकता है आपको बिल्कुल ही ना दिखे, मून के किसी भी पार्ट पे सन की लाइट नहीं पड़े, तो वो हो गया आपका लूनर इक्लिप्स। तो ये आपके मेन 4 तरह के इक्लिप्स होता है, ये हमने देख लिए। हमने ये देख लिया कि आपका मून अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ आपकी सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रही है, इनके टाइम पीरियड वगैरह ये देख लिए। अब आप इससे रिलेटेड ल्यूसेंट से पढ़ लेना, या किसी और बुक से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ना, और उसके बाद इस टॉपिक के PYQ सॉल्व करना। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ कन्वर्जेंट, जैसे जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरीज वगैरह है या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अर्थ क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ वगैरह ये सब करेंगे कि अर्थ कैसे बनी, वो सब है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड या पिछली क्लास से, या और भी कोई इन जनरल डाउट हो तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।